जिसके दिल में टीस होती है ना, वही पता कर सकता है कि शहीद क्या होता है। अरे जिसका गोली लागती है उसको पता चलता है कि शहीद क्या होता है। अरे जिसका बेटा जाता है उससे पूछो कि शहीद क्या होता है। मैं बाजौर साहब को तहे दिल से सलूट करता हूं कि इन्होंने वो दिल का दर्द महसूस किया। 1947 में एक उसका पोता भी बूढ़ा हो गया नागौर में। मैं मुझे भाई साहब आप बोले मेरे दादाजी है ये। अरे मुझे धन्यवाद प्रेम सिंह जी, आपको सलूट है, सलूट आपको कि उसका पोता भी बूढ़ा हो रहा है और उसका दादा की मूर्ति को देख के और उसका पड़ पोता ये बोलता है कि ये मेरा दादा था। आदरणीय दिगंबर सिंह जी साहब, मैं माफी चाहते हुए आगे कम ही आदमी आते हैं। अगर सपना चौधरी आ जाती और कोई होता तो या नौलगढ़ में ना उठते क्योंकि भगत आदमी दुख पाता है और करता है मौज लफंगा और जमाना है बिल्कुल बेढंगा। सारी दुनिया भर के अंदर आज इतना पाप हुआ, चोरी चोरी नहीं हुआ, बिल्कुल साफ साफ हुआ। और पाप के पश्चात कहीं नहीं पश्चाताप हुआ, कचहरी में जाकर भी नहीं इंसाफ हुआ, क्योंकि मामा थानेदार डिप्टी साले का बाप हुआ। एमएलए खुद हुआ, मिनिस्टर खुद आप हुआ, होकर के लंबड़दार वो मजलूम तो चुपचाप हुआ। अरे जिसके साथ हुआ दंगा, जमाना है बिल्कुल बेढंगा। भक्त आदमी दुख पाता है, करता है मौज लफंगा। इस बच्चे विकेश कुलेरी ने 1 महीने से तैयारी कर रहा था। ये बोले साहब टाइम पर पूछना। मुझे भाई मैं तो पूछ जाऊंगा, लेकिन जो दिन के पास जाता है ना वो तेरे को हाँ भरेंगे लेकिन पूछेंगे नहीं। और वही बात हुई, 1 महीने से गांव गांव में ये विकेश घूम घूम के ने कह रहा है कि हम शहीदों का सम्मान करेंगे। कारगिल हीरो दिगेंद्र को बुला रहे, उसका देखने का मौका मुझे भी मिल जाता कि ऐसे वीरों को देखता तो मेरा दिल खुश हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, भगत सिंह और भी 5 साथी थे, अपने बहुत है, इतने ही बहुत है। तो ऋषि जी ने एक बात बताई है कि ऋषि मुनियों की भूमि है, पाखंडियों की नहीं है। जो ऋषि ने एक बात बताई थी, ऋग्वेद के 4थे अध्याय के पहले समलास में एक जगह लिखा हुआ है कि जीवों की जाति अनेक है, मनुष्य की जाति एक है। जो सबसे पहले ऋषिवर गए ना, उन्होंने बोला कि हमारे अंदर एक ऐसी कूच की फड़ी लगा दी लोगों ने जो अपनी खुद खोदता रहता है, खाल पाड़ता रहता है। जाति धर्म और इलाका, जाति धर्म के ऊपर इतने पागल हो चुके हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। बोले तू कौन है? बोले मैं ब्राह्मण। बोले तू कौन है? बोले मैं जाट हूं। तू कौन है? मैं राजपूत हूं। अरे ये जाति कैसे? मेरे तो ब्लड बैंक में जाओ और जाति देख के ब्लड लो तो मेरे को मजा आए। वहां तो किसी का भी ब्लड चला देते हो तुम। बॉर्डर के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे तो किसी ने जाति नहीं पूछी थी हमारे को। अगर तू कौन सी? हम ये पूछते थे क्या नाम है? मैं कमांडो। बोले सर फलाना नाम है। आजा भाई, लगा एलएमजी, कर फायर शुरू, मार दुश्मन को। लेकिन आते मेरे को एक पत्रकार पूछता है, बोले भाई साहब आपकी जाति क्या है? मैं को फौजी। बोले नहीं वैसे भी मैं को कमांडो। अरे नहीं आप समझे नहीं। मैं को हम नहीं समझे, लेकिन तू बिल्कुल नहीं समझा, क्योंकि भारतीय सेना की जाति एक ही है। भारतीय सेना का सिपाही उसकी जाति है। गोत्र पूछ ले तो पूछ लेना, ओहदार सिपाही है और वो क्या बोले सूबेदार कर्नल, ये हमारे गोत है। बाकी जाति हमारी एक ही है। तो मेरे दोस्तों, ये जाति का जहर ऋषि ने बताया, इसको याद करना, क्योंकि जाति पाति जीवों की देखने से पता चल जाता है। अब जितने भी बैठे हैं उनका ये पता चलता है कि हर जीव जाति की 2 शाखा होती है, नर और एक माता। तो यहाँ भाई बहन, बेटी बैठी हुई, बहन बैठी हुई है, माता बहन बैठी है और हम बैठे हुए हैं। 2 ही जाति हुई ना, नर और माता। दूसरी जाति को तो चक्षु स्रोतम देखन, यानी आंखों से देखने से पता चल जाता है। कुत्ता, बिल्ली, खच्चर, घोड़ा, ऊंट, बकरी। बकरी की शादी ऊंट के शादी करते बच्चे पैदा हो जाएंगे। हमारे सभी आपसरी में भी शादी करते तो बच्चे पैदा होते हैं। तो ये सोचने की बात है, इस देश को मतलब दबोना नहीं है जाति के नाम से। जाति के नाम से लोग वोट मांगते हैं, लेकिन जाति के नाम से काम नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आजादी के रंग में रंग दे रहे हिंदुस्तान दुनिया वाले,
बुरी गुलामी इस दुनिया में इसे कंगाली अच्छी हो, कब सूरत बदल नार से काली स्त्री अच्छी हो। अरे जिसका घर घर से होता रहे मान दुनिया वाले, आजादी के रंग में रंग दे रहे हिंदुस्तान दुनिया वाले। आपको आजादी ऐसे थोड़ी मिली थी। 8,32,000 ऑन रिकॉर्ड अंग्रेजों ने फांसी तोड़ी थे 200 साल में। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। ऐसे ही आजादी मिली थी। ये टेंट लगाने की आजादी, माइक में बोलने की आजादी ऐसे थोड़ी मिली थी। आजाद हिंद फौज 60,000 थी। कितनी? 60,000। जिसमें शहीद कितने हुए थे? 26,000। मेरा खुद नाना उसमें शहीद हुआ था। 26,000 में एक शंका मेरे नाना ने बढ़ाई थी। मेरे पापा खुद आजाद हिंद फौज में थे। और जब कारगिल की लड़ाई हुई तो एक माँ के 3 बेटे एक साथ में, अखबार में पढ़ी होगी ना आपने कि एक माँ के 3 बेटे कारगिल में एक साथ। वो कोई और नहीं, मेरे 2 छोटे भाई मान सिंह और भूप सिंह थे। जब मेरे गोली लगी तो लोलिंग पे शिव साहब बोले मान सिंह तेरे भाई को उठाओ और दोनों भाई इसको जल्दी ले जाओ। बोले नहीं साहब हम नहीं लेके जाएंगे। पर बोले तुम्हारा सगा भाई मार जाया तो क्या हुआ साहब, हम नहीं ले जाएंगे। तो बोले मेरे पापा के 5 गोली मारी पाकिस्तान में 1948 में, मेरे भाइयों ने ढेर कर दिया 50 को। तो हम भी अपने भाई के 5-7 गोली लगी हुई है तो इसका बदला लेंगे, ना कि इसके साथ जाएंगे। तो शिव साहब मेरे दोनों भाई को दिन लेकर बोले धन्य हो वह धरती। अरे बोले शाबाश बेटो, तुम्हारा भाई ने तो कमाल किया है और तुम भी मेरे साथ कमाल करोगे। वो मेरा सौभाग्य है कि मैं चौधरी शोधान सिंह आर्य उपदेशक स्वच्छता सेनानी का बेटा हूं। मेरा बाप ये कहता था, बोले बेटा वीर भोगा वो सुंदरा, इस धरती का नाम वो सुंदरा है, इसमें वीर ही टेस्ट ले सकता है, कायर उठते ही मर जाता है। जैसे कुछ कायर आज ही मर गए। बोले शहीदों का प्रोग्राम है, बोले यार चले कौन चले, बोले नहीं यार कौन चला, वो मर गया उधर ही। और तुमने सोचा कि नहीं शहीदों का है चलेंगे, 2 लीटर डीजल बढ़ो, 10 लीटर बढ़ो, 20 लीटर बढ़ो, चलेंगे। तो जाना चाहिए। नाचने गाने के प्रोग्राम में तो हजारों आते हैं, वहां क्या मिलता है शिक्षा। कल मैं धारेड़ा में इसी टाइम धारेड़ा में प्रोग्राम दे रहा था वहां, तो वहां बोले कि हमारे असली हीरो ये है, ये नाचने गाने वाले नहीं है। वहां एक बच्चे ने कविता बनाई, वो गाई वहां, उसने कहा कि जो नाचने गाने वाले होते ना वो हीरो नहीं है। हीरो तो हमारे बॉर्डर पे जो 13 लाख आर्मी है वो है असली हीरो है, जो जिसमें से पूरी सेवा देने के बाद यहाँ तो सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना सुहाग गुजारा अपना, वो असली हीरो। तो ये है अपनी देश की असली वीरांगना, ये असली हीरो है। और हमें बोले वो सलमान खान फलाना खान दिखड़ा, वो बोले वो हीरो नाचने वाला ढूंगा मटकाने वाला हीरो कब हो सकते हैं भाई। दुश्मन की टाट में गोली ठोक वो होता है हीरो। तो वो नकली गोली मारते हैं। तो ये बातें तो और भी कविता के माध्यम से बहुत कुछ बताई मैं आपको। अभी -30 डिग्री में ले चलो कारगिल में, चलो चलो हाँ चलो कारगिल की दास्तान वो सुनाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तुम सबसे बड़े भाग्यशाली हो हकीकत में ही। क्योंकि ये 1400 पिक्सल कैमरा है ना मेरे आंखों में, तो ये तुम्हारी वजह से ही देखने के लिए जिंदा है। तुमने भगवान से दुआ मांगी होगी कि हमारा बेटा युद्ध जीत के आवे और एक बार उसको हम जरूर देखें। तो मेरे लिए तुम भगवान से भी बड़े हो, भगवान से बड़े हो कि आपके दर्शनों के लिए आंख जिंदा है। नहीं सीने में गोली लागने के बाद में बंदा बसता नहीं। मैं कई बार सोचता हूँ कहीं अपनी आत्मा तो नहीं भटकरी, कहीं सपना तो नहीं देख रहा है, लेकिन ये हकीकत है। मैं चेक कर लिया राष्ट्रपति जाकर के लगाने के बाद में राष्ट्रपति भवन में जब राष्ट्रपति लगा शीशा के पास गया, जाकर के दर्द सलूट मारा। तो जनरल साहब बोलता बेटा किसको सलूट मारा? मैं सर महावीर चक्र को। बोले कहा हमको यो रहा। तो बोले तेने पहले महावीर चक्र नहीं देखा कोई? मैं पहली बार देखा, मेरे को पता ही नहीं महावीर चक्र होता क्या। चलो ये तो मजाक की बात हुई। अभी मैं उस पहाड़ी का जिक्र करूंगा जो तोलोलिंग टॉप, जिसके ऊपर कोई था क्या तोलोलिंग में उस समय पे? ग्रेनेडियर ग्रुप के कोई बंदा हो तो? हाँ बिल्कुल आपको पता है।
धन्यवाद। सबसे पहले वहां एक बटालियन गई, उसके 18 बेटे शहीद हुए, जिसमें झुंझुनू के 3 शहीद हुए थे पहली बटालियन में। और पहली गोली भी तोलोलिंग पर चढ़ने वाले सिपाही पहलाद मेला खंगावास उसके गोली लगी थी। पहली गोली कारगिल की पहली गोली तोलोलिंग पर चढ़ते रहे, वो भी झुंझुनू का ही था। उसके बाद में दूसरी बटालियन गई शागिर नागा, उसके 22 बेटे शहीद हो गए, लेकिन झुंझुनू का एक भी नहीं था। क्यों क्यों नहीं था झुंझुनू का? अपना गुरु भी नहीं था वहां। अच्छा, पक्का फौजी है मेरे अंकल आप। क्यों नागा में अपने होते नहीं? नागा 2 ही बटालियन है, फर्स्ट और सेकंड, जो कुत्ता बिल्ली को बड़े चाव से खाते हो। वो बहुत खतरनाक बटालियन है, 2 ही इंडिया में। तो उन्होंने बोले हम करेंगे तोलोलिंग पे कब्जा, वो गई, उनके 22 बेटे शहीद हो गए। फिर एक यूनिट फिर गई, उसके 28 हो गए और डेड बॉडी तक नहीं उठाने दिया उनकी। तब हमारी बटालियन को आदेश मिला कुपवाड़ा से, 2 राजरीफ मेरी यूनिट है। अभी जितने फौजी हैं वो 2 राजरीफ के बारे में नाम सुनते जान गए होंगे कि 2 राजरीफ वो बटालियन है जिसमें बाप बेटा और पोता तीनों एक साथ नौकरी करे हुए, वो मेरी बटालियन है 2 राजरीफ। तो मेरे दोस्तों, हमारी बटालियन कुपवाड़ा में थी। 29 मई को आदेश मिला कि आपको कारगिल में जाना है। क्यों 28 मई को वो हमला अनसक्सेस हो चुका था, 29 को चीफ ने बुलाया कि भाई 2 राजरीफ को ले आई जाए। तो हम कुपवाड़ा से गए, हमारे 36 घंटे का टाइम दिया गया और हम 24 घंटे में कारगिल द्रौपदी कुंड पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद जनरल साहब की गाड़ी आई दौड़ते हुए हमारी, हम तो सामान उतार रहे थे गाड़ियों में। आरसीओ साहब ने कहा सीएचएम को, बोले भी संभालो जल्दी बटालियन को पालन करो। पालन किया वहां पर, और वहां जनरल साहब बोले बेटे 2 राजरीफ का आपका स्वागत है कारगिल युद्ध में, लेकिन आपको 3 दिन का समय दिया जाता है, तोलोलिंग की रेकी करके आप वापिस आना और आने के बाद मुझे बताना, आपका दरबार लूंगा मैं। मुझको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 2 राजरीफ का दरबार लेगा, बहुत खुशी की बात है। मैं घातक प्लाटून होती है एक बटालियन में, को घातक प्लाटून होती है, उसका प्लाटून हौलदार था मैं, यानी लेस हौलदार था। मेरा हौलदार छुट्टी पे था तो मैं ही ड्यूटी कर रहा था। तो मेरा कोड नेम था कोबरा। कोबरा का मीन्स वो जहरीला नाग जिसका वसूल होता है 500। मेरा और मेरी टीम का वसूल था अटैक एंड फिनिश, यानी दुश्मन देखते ही हम यहाँ छाती छुट्टी टांगों में गोली नहीं मारते थे, हम ट्रांसमीटर उड़ाते थे, यहाँ गोली मारते थे सिर में, सीधी हेडशॉट जो पूरा फील्ड आउट। ये मेरे गुरु ने सिखाया था मुझे। श्रीलंका के अंदर मेरा नाम कोबरा पड़ा था कि मैं जनरल कलकट का बॉडीगार्ड था। तो एक एलटीटी ने पुलिया के नीचे से ग्रेनेड फेंका, मैंने उसी को कैच करा, उसी को ठोक दिया, तो वो गर्दन में लागते वो उग्रवादी उठ गया। अब जनरल कलकट बोलता वो लड़का कौन है जिसने उग्रवादी का ग्रेनेड उग्रवादी को ठोक दिया? बोले जो हमारा हौलदार के कंवरपाल सिंह था। वो बोलता सर ये राइफलमैन दिगेंद्र है। बोले दिगेंद्र नहीं है तो कोबरा है। उसके बाद पूरी फौज मुझे कोबरा कहने लगी। मैं तो सोचा कोई मेडल है। मैं उस टाइम में, क्योंकि अंग्रेजी में मेरा हाथ तंग था, जैसे बिटिया भी अंग्रेजी बोल रही थी मेरी तरफ से, कुछ समझ में नहीं बैठी। और मैं बिटिया को कहना चाहता हूँ बेटा अंग्रेजों की भाषा सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन वही बोलना जरूरी है जो आगला बोलता है। जब ये मेरी बेटी है तो इसको मैं साधुवाद रूप कहना चाहता हूँ कि 99% आदमी यहाँ है जो अंग्रेजी वाले तो तू एक लिया है, कोई आया नहीं, बाकी यहाँ नहीं आते बेटा। अंग्रेजी बोलने वाले यहाँ नहीं आते, शहीदों के जो प्रोग्राम हो अंग्रेजी वाले नहीं आते। यहाँ तो सिर्फ संस्कृत हिंदी और उर्दू के भी गाता आ सकते हैं। स्वागत किया है लेकिन बच्चे ने स्वागत किया, इसके लिए इसको साधुवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद बिटिया को। आईएएस की तैयारी करें। आईएएस पक्का इधर आओ, ऊपर आप फिर आईएएस बना था। इधर ना इधर आ, इधर सभी देख लेना चाहिए तुम। मैं बच्ची को नहीं जानता, लेकिन मेरी आत्मा जो कहती है वो परमात्मा कहता है। मैंने इस बिटिया को बोल दिया तू आईएएस बढ़ेगी,
लेकिन सीकर जिला कलेक्टर बन सकती है, झुंझुनू की नहीं। मैं 3 सितंबर 1985 को झुंझुनू कर्नल करमजीत सिंह की पहली भर्ती में भर्ती हुआ था। मैं यही झुंझुनू की धरती है जो मुझे फिट किया था। और मेरा पापा मेरे को लेके आया था, बोले कर्नल साहब मेरे बच्चे को भर्ती कर ले। तो बोले बाबा मुझे BA MA पढ़े लिखे बच्चे मिले, तो तेरा तो KKLP है। KKLP का मतलब जानते हो बच्चे? मैं बता देता हूँ, क्यों डिग्री मैंने ली है। KKLP का मतलब होता है खींच खांच के नून मैट्रिक पास। मैं खींच खांच के नून मैट्रिक पास था, ये रियलिटी बात। हालांकि बाद में फौज में गया, ग्रेजुएट भी हुआ, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन पढ़ाई कोई मायना नहीं रखती। मैं बताता हूँ आप अपने बच्चों को, आप तो पढ़ चुके जो पढ़ने थे, ये जो बच्चे हैं ना इधर, इनको कलेक्टर IAS IPS ये बढ़ा दो, लेकिन उनसे पहले मेरी हाथ जोड़े कि इंसान बढ़ा दो इनको। बस इंसान बढ़ा दो तो सारी दुनिया उसका प्यार करेगी उसे। अगर कलेक्टर भी बढ़ गया और इंसान नहीं बढ़ा तो बेकार है। अगर इंसान बढ़ गया कलेक्टर नहीं बना तो भी महान है। मैंने एक दिल में एक बात आई, कविता में भी सुना दूं सर। ये मेरे मित्र हैं, फोन पर मित्र थे, ये अपने हीरालाल जी शास्त्री साहब। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नमन तो करो ना, क्या कर ले आपको। ये बहुत अच्छे कवि है, तो इनको बोला मैं भाई मैं तेरे इलाके में आ रहा हूँ हीरालाल जी, आज बड़ा मजा होगा, आपको कविता बढ़ा दे मेरे को ऊपर। तो क्योंकि जो लक्ष्मीबाई को वो कविता थी ना, क्या थी कविता वो? देखा सब आदमी को याद है। और एक प्रिंस नाम का लड़का था जो बोरवेल में गिर गया था, जानते हो? कितने आदमी जानते जो बोरवेल में पड़ गया था? एक प्रिंस नाम का लड़का। कितने आदमी जानते हैं? हाथ खड़ा करो। धन्यवाद झुंझुनू धरती को, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसको काटने वाले कोई जानता है? काटने वाले को, उस लड़के को बोरवेल में काटने वाले फौजी को कोई नहीं जानता। बिल्कुल सही कही अंकल जी आपने, 100% कि उसको फौजी ने काटे। आज हमारा मीडिया क्या है कि बकरी को शेर और शेर को बकरी उड़ा सकती है। चमकी 150 बेस्ट कमांडो ऑफ इंडियन आर्मी। आप गूगल पर देखा होगा ना आपने, दिगेंद्र कुमार सर्च किया तो वो दाढ़ी वाली फोटो देखी भी नहीं आपने? फौजी तो जान जाते फोटो को देखते ही। मैं दिखाऊं क्या? देख ली सबने, देख ली सब कौन देखी गई? इस पर है तो जरूरी पे खोल के दिगेंद्र कुमार सर्च कर लेना। तो बेस्ट कमांडो ऑफ इंडियन आर्मी 99 में बेस्ट कमांडो था मैं। जैसे सीओ साहब ओ ग्रुप को लेकर के थोरोलिंग पर हम जाते हैं तो वहाँ एक बटालियन के जो शहीद हुए थे वो बॉडी वहाँ गिरी हुई थी और पाकिस्तानी बम्बारमेंट हो रहा है, ऐसे गोली, और वो बॉडी ऐसे उछले और पाकिस्तानी वायरलेस सेट पर बोला हिंदुस्तानी काफरो, तुम एक बाप की औलाद है तो अपनी बॉडी को उठा के दिखाओ। और वो गाली गलौज करे खूब। मैं वो एक फौजी था, उसके बाद मामू भाई ये वायरलेस सेट किससे बात करा? बोले ये साला पाकिस्तानी है सर। बोले इसको मैं भी गाली दे रहा हूँ। मगर इसको गाली मत दे। तो मगर इसको बोल भाई साहब तू जय हिंद बोल दे एक बार, तो तेरे को गाली नहीं देंगे। बोले वो जय हिंद बोलेगा? मगर आज नहीं तो कल बोलेगा भाई, आज नहीं तो कल बोलेगा। तो बोले मेरे दोस्तों वहां गए तो मेरे सीओ साहब कर्नल एमपी रविंद्रनाथ बोलता, बोले हाँ कोबरा रेखी कहाँ करेगा? मगर सर आप कर लो, मैं तो मेरा इलाका देख रहता हूँ। बोले कहाँ? तो वो पहाड़ी ऐसे थी और मैं इस नाले में गया और नाले में जाने के बाद मैं ऐसे पहाड़ी में ऐसे पत्थर से कटे हुई जगह थी ऐसी। तो मैं उस जाता जाता उस बिल्कुल पहाड़ी के टॉप के नीचे पहुंच गया। सीओ साहब को वो मेरा सुबदार भवलाल भाकर बोलता, बोले साहब वो आपका पागिल तो गया। बोले कहाँ गया? बोले वो तो नाले के अंदर से इधर गया। अरे बोले उसको रोको, कहाँ जा रहा है? बोले दिगेंद्र वापिस, मुझको थोड़ी देर रुक जाओ साहब। अरे बोले कोई ऊपर से देख लिया गोली मार दी तो तू तो बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। मगर सर इतनी गोली फायर हो रही है, वो बाहर कैसे होगा घूमता घूमता? कोई पिकनिक है क्या? ये लड़ाई का मैदान है। तो मैं वहां नीचे गया, दूरबीन से पूरी रेखी करी और देखी कि भाई ये पहाड़ी है, इसमें
पत्थर भी बढ़िया है और इसमें अपने माउंटेन वेलफेयर कोर्स था मेरा, जो फौजी जानते हैं, कोई खड़ा हुआ है तो हाथ खड़ा करो, माउंटेन वेलफेयर कोर्स। हाँ पता है आपको, तो माउंटेन मैंने वहीं किया था सोनामार्ग में। आपने वहाँ जरा आपने नागालैंड बस वो सिलचर में किया फिर आपने, के अंदर गुड शाबाश, वो भी किया हुआ। तो क्या हुआ कि मैं वहां पूरा रेकी करने के बाद वापिस आया, अपने सीओ साहब को बताया, बोले हाथी के अंदर क्या देखा? मुझको सर सामने माइन फील्ड बिछा हुआ है, चाहे 1 लाख फौज भेज दो, सारे माइन से उड़ जाएंगे और कुछ बचेंगे उनको गोली से उड़ा देंगे, उनके पास के गोलियों की कमी है। बोले वो बात तो तेरी सही, पर क्या करें? मैं सर मैं ये चाहता हूं कि आप पीछे से रस्सा बांध दिया जाए तो। बोलो वो कौन बांधेगा? मैं सर मैं। शिव साहब बोले तू बांध सकता है? तो हमारा एसएम साहब था मदन सिंह, वो बोलता सर ये बहुत माउंटेन वेलफेयर कोर्स का बेस्ट स्टूडेंट लिया हुआ है। बोले अच्छा बांदर है, इसका मतलब ये? शिव साहब बोले ये बांदर है? मैं हाँ बांदर ही है। तो दोस्तों मैंने ये बात सर वो रस्सा चाहिए मेरे को। बोले कहाँ मिलेगा? वो सर 51 SHG स्पेशल एक्शन ग्रुप मानेसर में मिलेगा। बोले वो रस्सा जिसकी लंबाई 100 मीटर, उसका वजन 7 किलो 600 ग्राम, उठाने की क्षमता 10 टन, वो रस्सा था मेरे पास में, जो ये कमांडो जानते हैं, जो कमांडो रहे हुए। और मैं वो वही किट चाहिए सर मेरे को। बोले ओके मिलेगा। ये सामान मेरे को पूरा दिया गया और मैं 14 घंटे में पीछे से रस्सा ठोक, और वो इंजेक्शन आते हैं ना बेटा जो खिलाड़ी लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? रोड है क्या, अंग्रेजी तो आती नहीं ना वो है, स्टेरॉइड। हाँ आप पढ़े लिखे लगते हैं, क्या नाम है? ओ क्या बात कर रहे हैं, बहुत तगड़ी बटालियन है आपकी। श्रीलंका में हमारे साथ ही थे आप, कोको बिल मलाई थी मुंह 12 ग्रेनेड वही थी ना कोको बिल में। हाँ जी आपकी यूनिट में हमने भी एक दिन दाल खाई थी। तो मेरे दोस्तों क्या हुआ कि वो मेरे को किट मिल गया और मैं 14 घंटे में रस्सा बांध के एक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया और पूरी दूरबीन से ऐसे देख लिया, उसके ऊपर फायर कर रहे थे, अपनी बिफोर्स गन फायर कर रही थी। उस टाइम पे इनडायरेक्ट फायर कर रही थी, लेकिन जब रस्सा पाना शुरू किया मैंने, तो मैंने डायरेक्ट फायर करवा दिया। उसका फायदा, डायरेक्ट फायर का कोई फौजी बता सकता है उसका फायदा? नहीं ना ना ना, डायरेक्ट फायर का फायदा ये है कि जो इनडायरेक्ट गोला यहाँ पड़ेगा तो वो यहाँ भी तो पड़ सकता था, तो दिखे अंदर सांप हो जाता। तो मैं अपने बचाव के लिए डायरेक्ट फायर करवाया था कि यहाँ गोला टिकेगा, यहाँ टिकेगा तो दुश्मन मरेगा, और यहाँ नहीं टिकेगा तो आगले वाला मरेगा, और मरेगा दुश्मन, और यहाँ अपना भी नुकसान हो सकता है इनडायरेक्ट में। हाँ ठीक है, तो खाने के लगते हो आप सब, शाबाश जी, उतारो 128 साल। तो मतलब डायरेक्ट फायर करवाया मैंने, 14 घंटे में रस्सा बांधा और वापिस नीचे आके अपने सीओ साहब बोले वो सर, बोले तू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से बात कर। तो मैं बात है उस जगह क्या होता है कि 14 घंटे में रस्सा बांधने के बाद में अपने सीओ साहब बोलता चीफ से बात कर। मैं कोबरा 41 टाइगर इंडिया हुआ। बोले बोल बेटे भगत सिंह। मैं को भगत सिंह बोला जाए, इसका मतलब कोर्ट में बात कर रहा चीफ साहब। मैं को सर असेंबली में बम फेंक दिया, यानी कि रस्सा बांध दिया। बोले शाबाश मेरे बेटे, तुझे 48 घंटे पहले हिंदुस्तान की फर्स्ट विक्ट्री, पहली जीत कारगिल युद्ध की मुबारक हो। मुझे इसका मतलब इससे पहले कारगिल में कोई जीत नहीं मिली अपनी फौज को। जब मेरे को पता चला मुझे हाँ कोई बात नहीं। तो फिर 12 जून की रात को हमारे को टास्क मिला कि घातक प्लाटून यहाँ पीछे से रस्सा से जाएगी, चार्ली कंपनी इधर से और डेल्टा कंपनी इधर से, और चार्ली कंपनी का कंपनी कमांडर खुद हमारा सीईओ कर्नल एमबी रविंद्रनाथ, और जो मेरा कंपनी कमांडर मेजर विवेक था वो मेरे साथ में। तो मेरे साथ में मेजर विवेक गुप्ता, सुल्तान बाबूलाल बाकर, सुल्तान सुमेर सिंह राठौड़, खारा दुधवा, शेख यशवीर और हौलदार सुल्तान सिंह नरवारिया, नायक चमन, नायक सुरेंद्र, लहसनायक बच्चन, राइफलमैन जसवीर और 10वां में। ये मेरे 10 आदमी थे, हम जो सभी कमांडो वाले थे। तो मैं वहां बोला वो दोस्तों फर्स्ट बैंकर को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो बाबूलाल बाकर बोलता दिगेंद्र दूसरा, शेख यशवीर बोलता तीसरा, सुमेर सिंह साहब बोलता है चौथा, साडा
गुप्ता साहब बोले बोलो रो जाट राजपूतो एक बढ़िया भी बब्बर शेर है, मगर बीच में आ जाओ साहब फिर तो बब्बर शेर ही है तो आ जाओ, फौज में तो बब्बर शेर ही होते हैं, गिदड़ों में तो भारतीय सेना है ही नहीं, तो मगो आप बीच में आ जाओ। फिर हमारे बाकी साथियों को डिटेल और बोले बैंकर 11 हुए तो मगो फर्स्ट जो बर्बाद करेगा बैंकर को वो 11वां को वो करेगा, फर्स्ट और लास्ट अपन बर्बाद करेंगे वो। बोले ओके डन। 12 जून की रात को 18 हैंड ग्रेनेड, जो 36 नंबर हैंड ग्रेनेड होता है वो इतना लाडू की तरह होता है, वो सभी ने यूज किया हुआ है, फौजी बैठे हुए इनको पता है। 18 हैंड ग्रेनेड डाल लिए अंदर, एक पिस्टल, एक कमांडो टाइगर जो इतना बड़ा चक्कू होता है जो साइनाइड में दबा होता है, जो आदमी को टच करते ना तो अंग्रेजी बोला ना मारवाड़ी ना हिंदी, ऊपर चला जाता है। तो ये सामान 350 गोली AK-47 की ये लेकर के 12 जून की रात को और सबसे पहले रस्सा पे चढ़ना शुरू किया ऊपर। जैसे ही मैं ऊपर यहाँ गया बाकी साथियों को ऊपर बुलाया और मेरे को एडवांस और फायर बेस कमांडर था सुधार लंबा, तो उसको बोला मगो साहब एक हथेली बाजरा ऊपर और दो। बोले ठीक है। एक हथेली का मतलब समझते हो 1 मीटर फायर ऊपर हथेली। जिसने हल से खेत बोया वो आदमी हाथ खड़ा करो, जिसने हल चलाया तो वो 1 मीटर ही होते ना हथेली जमीन से, मम्मी को 1 मीटर हथेली ऊपर बाजरा और दो। बाजरा का मतलब फायर वहीं चलने दो। तो उन्होंने 1 मीटर फायर ऊपर कर दिया। करते हुए बोलता थी के अंदर अबे बेवकूफ बहुत बड़ा रिक्श दे रहा है, मम्मी को साहब प्रेशर दिखाई दे रहे हैं। बोले और ऊपर करूं मुझको ना इधर ही रेड देना तो दुश्मन को पता चल जाएगा। तो उन्होंने 12,000 गोले 1 मिनट में फायर हो रहे थे तो रोलिंग पे, उसके नीचे से हम घुसे थे और ऐसे सांप की तरह रेंगता हुआ जैसे ही गया तो वो फर्स्ट बैंकर मेरी सीध में था, मेरे साथी आगे बढ़ रहे थे। फर्स्ट बैंकर की तरफ जैसे ही मैं गया तो मैं सोचा कि ये काला पत्थर है, तो पत्थरों को पकड़ता पकड़ता आगे बढ़ रहा था और वो सफेद बर्फ लगी हुई थी। मिसाइल टकराओ तो कुछ दिखे नहीं तो कुछ भी नहीं दिखाई देता और AK-47 हाथ में ऐसे सड़ सांप की तरह रेंगता हुआ और उस पत्थर को पकड़ने की कोशिश करी। उसमें दुश्मन की बरल लगी हुई थी, गल लगी हुई थी, वो फायर कर नहीं रहा था। मैंने ऐसे हाथ मारा, वो बरल हाथ में आ गई मेरे, भाई को ये तो सांप की टाट है। मैंने उसको जैसे ही पकड़ा अपनी तरफ खींचा तो वो पाकिस्तानी संतरी का तो सुस्त खड़ा था या कहीं दूर था, उसने एकदम से टाइगर दबा तो पहले गोली यहाँ लगी और 3 गोली ये सीने में लगी और 2 गोली AK-47 में। दिखाओ ये देखो पूरा सामान फटा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको? ये देखो ये 3 गोली यहाँ लगी और 2 गोली AK-47 में, वो भी छूट गई। जब भगवान बहुत बुरी करी, हथियार ही खोस लिया। तो वहां हथियार खोसने का मतलब है, लेकिन मैं जैसे जैसे हाथ उठा तो मेरा हाथ तो काम कर और मैं जोगिंदर हाथ तो काम कर रहा। मैंने 5 ग्रेनेड काटी पिन और 1 और 2 4 सेकंड का फूज होता उसमें, मैं उसको हाथ में ही लीवर को आजाद करा 1 और 2 और 10 ठोका भीतर। जैसे भीतर वो बैंकर का दीवार इतनी मोटी थी तो उसके अंदर जैसे ही ठोका बड़ाम दे फटा, फटते ही अंदर से आवाज अल्लाहू अकबर काफिर काटे। मेरे मर्यादा है सासू भाई है और वो मुगमाई ने 6 मरे 5 मरे मुझे नहीं पता और वो मारते मेरा हौसला बढ़ गया और हाथ भी काम शुरू करना। तो मैंने ऐसे हाथ मारा, मारते ही मतलब ये अंदर गया और मैं जैसे मैंने वो बैंकर को तो उड़ा दिया, मेरे वाले को तो उसमें 6 थे 5 थे 4 थे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथी आगे की तरफ जैसे ही बढ़ रहे थे वो बैंकरों के नजदीक पहुंचने वाले थे, उसे पहले मैंने बैंकर उड़ा दिया। अब उनका मेजर अनवर खान था जो कंपनी कमांडर था। पाकिस्तान की 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी, वहां एक कंपनी थी और कंपनी में नहीं 1.5 कंपनी 80-90 आदमी थे। तो वहां उनका कंपनी कमांडर का नाम था मेजर अनवर खान। तो वो बोले याली दुश्मन का चौथा हमला भी फैल करेंगे, काफिरों को चुप चुप के मारो, साथियों आगे बढ़ो। तो उन्होंने तो बोले याली, अपने वाले बोले बोल बजरंग बली, सपने शुरू। मेरे 9 साथियों ने उनके 30 आदमियों को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। मेरे पास हथियार नहीं था, मैं भी शहीद हो जाता। मेरे पास हथियार छूट गया तो मैं क्या कि इसको फर्स्ट एड किया और वो करोट रेंज होती है जो फौजी जानते आगे खाली होती है बैंकर के आगे,
वो खाड़ी में फंस गया, इधर से गोली आओ तब भी नहीं लागे और इधर से आओ तब भी गोली लागे, यानी ऐसे कर फायर कर नीचे हूं मैंने ग्रेनेड लिया, धीरे से फिर काटूं और ऐसे दरक साथ अल्लाह खुदा अब मुझको जा, ऐसे करता करता ठंडे दिमाग से रगसता जैसे तंदूर टूटी कुतिया रगसती है ना, ऐसे रगसता और कभी ये बैंकर सुबह 4 बजे तक 11 बैंकर उड़ा दिए मैंने, कितने, और धीरे धीरे जोर भी कर मेरा ना ताकत लगाई, ऐसे करूं मन मजा वाला का उस टाइम पे इतना बैंकर अल्लाह खुदा मगो जा दरादर वो पाकिस्तान का मेजर अनवर खान मुझे गाली काटे, आए हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकाल, तुझे 95 में नहीं मारा, हमारी बटालियन के 16 सिर काटने वाले कोबरा एक बाप की औलाद है तो बाहर आ। आपने सर्जिकल का नाम अभी सुना है ना, सर्जिकल स्ट्राइक है, 95 में एक का बदला 16 काटे थे, ये वही हाथ है खून आजरीफ ने। और कौन सी जगह, ढोलक पोस्ट, सोना पिंडी, किसी का देखा हुआ तो बताना, सोना पिंडी कुपवाड़ा में लश्कर से पाकिस्तान के अंदर गए, 16 किलोमीटर अंदर जा करके हमारा एक नायक करण सिंह का सिर काट ले गए थे, वो बर्फ पड़ रही थी और वो LRP जा रहा था तो पीछे वाला जवान था उसका सिर काटे पाकिस्तान ले गए, हमारा CEO UK दार बोला दिगेंदर कोबरा टीम, मुझे हाँ बोले बदला मुझको पक्का, और अंदर गए और 16 सिर काट के वापिस लाए, अल्लाह ते बोला अपने माँ बाप को बता दिया तो कोर्ट मार्शल कर लूंगा, मुझको नहीं सर किसी को नहीं बताओ, घर आली नहीं कौन बताओ, माँ बाप ने। तो ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होती थी। तो मेरे दोस्तों वहां से फिर वो मेजर अनवर खान मुझे गाली का, आए हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकल, मुझको मैं के कुत्ता हूं बाहर निकलूंगा, मैं क्या था बेटा IAS कोबरा, अच्छा ठीक है चलो कोबरा से कम काटेंगे तो यार मुझको जो IAS है तो केवल और उपाधि दे दे, शेर शार की दे देती तो मैं खुश हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कि वहां पर 11 बैंकर उड़ा दिए, अब सुबह के 4 बजने वाले थे, तो मेरे एक साथी नायक बच्चन जो पीछे की तरफ LMG लिया हुआ और उसके सिर में LMG की गोली लगी हुई उसके सिर में साइड में, और वो अपनी खोपड़ी को पकड़ा और बोला कोबरा सर, दिगेंद्र सर LMG ले लो LMG, उसको ये पता है कि LMG में दिगेंद्र गोल्ड मेडल है। तो मेरे दोस्तों उसकी LMG ली मैंने और लेने के बाद में पीछे बर्फ में कटी हुई सीढ़ियों में ऊपर चढ़ा, तो वो 2 HMG लाल हो रही है ऐसे बिल्कुल रेड, जैसे महात्माओं की बॉडी ऐसे केसरिया हो रही है, ऐसे उनकी केसरिया हो रही, ऐसे लाल हो रही दोनों HMG हाई मशीन गन पाकिस्तान की, और वो मेजर ने घर काला दिखाई दिया, मैंने LMG ली, अब उस पर मैगजीन चढ़ा हुआ था, मुझे नहीं पता इसमें क्या गोली है, मैं मुझको भरा होगा मैगजीन, तो क्या हुआ कि जैसे ऊपर से गया मुझको मेजर अनवर खान संभाल, मुझको सुअर के औलाद तेरे बहुत गाली काटी, हम तो एक ही काटेगा तेरे, जड़ दे गोली फायर करी, और फायर करते ही उसने दड़ गोली मारी जो मेरे यहाँ लगी इस बेल्ट की लाइन में, और एक ग्रेनेड फेंका उसने, और जो मेरी गोली फायर हुई वो भगवान तो जाने उसके हाथ में लग गया पिस्टल, वो छूट गई, उसने सीधी मेरे पर डाई मारी ऐसे, तो डाई मारते उसका हाथ इधर, मैंने देखा मुझको शायद इसी इलाके में इसका टेटुआ होगा, मैंने बच्चे से हाथ गिरा, उसका टेटुआ मेरे हाथ में था ऐसे, और ऐसे दबाया गट्टर आए हिंदुस्तानी छोड़ दे, मैं क्यों मेरे हाथ मारा छोड़ दूं, और उसका टेटुआ पकड़ लिया, वो देखा मस्ती छुटा लिया, छुटाते ही वो भागना शुरू किया, वो मेजर अनवर खान अबे तू बोला बस पठानी का दूध पिया है, वो मैं भी राजस्थान की चाटनी का पिया है, मुकाबला कर, और मैंने जैसे ही उसको कूदा उसके ऊपर डाई मारी, डाई मारते वो नीचे पड़ते मैंने कांड कमांडो टाइगर गच उसकी गर्दन में बैठाया और बोले आ वो गया काम से, उसकी मुंडी काटी और वो बोल मेजर अनवर कुत्ता तू या हम, लेकिन वो बेचारा उस दिन बोला नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बोला, जी बात वो मुंडी लेकर के फिर मैं बात माता ही से बोली, उस दिन वाली से बोलूं कि आज की बोलूं जय, उस दिन बोली वैसे बोलूं, बोलो तो उस दिन पता कितना जोर से बोला था मैं, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। दोस्तों ये जय बोली थी उस दिन मैंने, और वो मुंडी हाथ में भारत माता की जय से बोली तो अमेरिकी सैटेलाइट में वो मेरी दादी वाली फोटो आ गई,
इसलिए सिपाही को जिंदा महावीर चक्र मिल गया, नहीं तो आपको सबको पता है ज्यादातर मरणोपरांत ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद में मेरे को उठाया गया, वहां से श्रीनगर ले आ गया, तो वहां मेरे को देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आकर बोलता, वाह रे मेरे बेटे कलयुग के कर्ण बली, तना 48 मारे। मगर है तो वो डॉक्टर बोलता आपने गिनती नहीं गिरी। मगर नहीं साहब, फौजी तो ठोकता है, गिनती नहीं करती। तो मेरे दोस्तों, उस दिन के बाद 15 अगस्त को मैं कोमा में चलेगा और आपकी डिमांड से जिंदा रहेगा, यही बात है। अभी एक कविता बनाई है मैंने, अभी सुना दूं? हाँ जी भाई साहब। हे अंधता जाग जाग, हे अंधता जाग जाग, दुनिया ने अखियां खोली, दुनिया खोल चुकी है, तू सुत्या पड़े। हे अंधता जाग जाग, दुनिया ने अखियां खोली, खाद्य पदार्थ वस्तु भाई जो तू पैदा करता है, और तरह तरह के गन्ने बो करके मिठाई पैदा करता है, सन पटसन बो करके तू रजाई पैदा करता है, और पशु पाल करके दूध दही की मलाई पैदा करता है, और युद्ध भूमि में युद्ध करने खातर तू दिगेंद्र जैसा छोरा पैदा करता है। पानी नहीं मांगता जिसका लग जा तेरी गोरी, हे अंधता जाग जाग, दुनिया ने क्या खोली। दोस्तों, मैं फौजियों के लिए बताना चाहता हूं कि मेरे इंडियन आर्मी के 7 कोर्स हैं, और जो मैं 3 में बस स्टूडेंट और 3 में XI है, और मैं हर डिपार्टमेंट में इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, कमांडो इंस्ट्रक्टर और LMG में गोल्ड मेडल, सेना मेडल, डबल चीफ कन्वेंशन कार्ड, और फिर महावीर चक्र है मेरे को दिया भारत सरकार ने, और जिंदा हूँ। मेरे नाम से स्कूल भी है, दिगेंद्र कुमार उच्च माध्यमिक विद्यालय झांझरा, तहसील नीमका, थाना जिला सीकर। अभी भाई कह रहा था, ये क्या नाम, मामराज जी बोले आपके नाम से रोड बनाना है, क्यों झुंझुनू में तो सभी के नाम रोड होगा, सीकर में नहीं हुआ। तो मैं तो प्रेम सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि मेरे नाम से भी एक रोड बना देना। पिपराली, जो पिपराली रोड है ना, इसको दिगेंद्र मार्ग, उधर से नीमका थाना से, इधर सीकर से। 8 महीना बाद मैं तो बता रहा हूँ, आप बढ़ाओ 8 महीना बाद में, क्यों अब बढ़ाओ, तो 8 महीने में अपना आप ही जाओगे आप। अभी भी आपके बाद में वो हुकूमत है। बाकी वही बात है, प्रेम सिंह जी की तो डायलॉग बोले, हुकूमत नहीं बदलती तो अमल की पर्ची से, शासन सदा बदलता है पल्ले में या पर्ची से, अरे डिक्टेटर वीर पर्ची से, जब किसान जागेगा, जब रोजगार पर लागेगा, जब देश का नक्शा बदलेगा।